जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी साथ ही साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी रीडिंग की डेली की क्लास में, जहाँ पे हम द हिंदू से आर्टिकल को पिक करते हैं एंड उस आर्टिकल को पढ़ते हुए हमारी जो इंग्लिश की स्किल है, रीडिंग स्किल है, उसको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड उसको अगर आपको बेसिक रीडिंग आती है तो उसको कैसे एडवांस लेवल पर लेकर के जा सकते हैं, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सीखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि इंग्लिश जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में। एंड आप लोगों में से आई होप कि बहुत से लोग ऐसे होंगे ही जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर आपको इंग्लिश का सेक्शन हैंडल करना है एक्यूरेसी के साथ में एंड विद इन टाइम लिमिट, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी जो रीडिंग स्किल है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप चीज़ों को पढ़ो तो यू कैन ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। आप लाइन्स के बीच में लिखी हुई बातों को समझ सकें और उसको पढ़ते हुए इमेज क्रिएट कर सको, तो तभी जा कर के आपकी जो एफिशिएंसी बढ़ती होती है इंग्लिश के अंदर, वो बढ़ती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि रीडिंग बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, तो जानते हो कि आप लोग की पैसेज, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस कॉम्प्लीशन एंड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी रीडिंग से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी होती है तो उन सेक्शंस को आप काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाते हैं पेपर के अंदर, वो भी फिक्स टाइम के अंदर। साथ ही साथ अगर आप वोकैबुलरी में भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हो तो न्यूज़पेपर कैन बी द बेस्ट सोर्स, जहाँ पे आप आए हुए वर्ड्स को रिवाइज करते हुए चीज़ों को याद रख सकते हो। क्योंकि जब आप एक ही वर्ड बार बार देखते हो तो आपकी मेमोरी में पूरी तरीके से प्रिंट हो जाता है, फिर आपको वो आप वर्ड कभी नहीं भूलते हो। एंड एग्ज़ाम में भी आप यकीन मानिए जितने भी ज़्यादातर वर्ड जो पूछे जाते हैं, नए वर्ड्स या पुराने वर्ड जो भी हैं, वो क्या करते हैं, आर्टिकल वगैरह से ही या फिर न्यूज़पेपर से ही उठा करके पूछे जाते हैं। तो इन पर्पस से हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप ऐसे इन पर्सन हो जो अपने आप को अवेयर रखना चाहते हैं दैट व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन द कंट्री एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, जैसा कि कल ही हमने एक चीज़ डिस्कस किया अराउंड द वर्ल्ड, यानी बाहर देश के बारे में, कि यूएसए और सऊदी अरेबिया का क्या रिलेशन है और किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो कल हमने कुछ अलग टॉपिक को देखा था, दैट वाज इंटरनेशनल टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो डोमेस्टिक टॉपिक है। डोमेस्टिक टॉपिक में भी बिहार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हम इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनते रहते हैं। जब भी बिहार के बारे में हम सुनते हैं तो हमें कुछ नेगेटिव पिक्चर हमारे दिमाग में आती हैं। तो इस पर्पज़ से भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ों को भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐसे रीडर हो जो अपनी नॉलेज के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए रीडिंग करना चाहते हैं, तो इस क्लास में आप देखोगे कि धीरे धीरे हम चीज़ों को क्या करते हैं, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक लेकर के जाते हैं। तो इन सारी वजहों से ये क्लास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने अभी बिहार के बारे में बात कर ही लिया है, तो थोड़ा सा चलिए देख करके समझ लेते हैं कि आखिर बिहार के, ऐसे तो आप लोग को पता ही होगा कि क्या क्या चैलेंजेस है बिहार के अंदर अभी के टाइम पे। बिहार में बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, तो उनकी तो बात हम कभी और करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा चैलेंजेस, क्योंकि आज का जो आर्टिकल है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों से इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर के आसपास घूम रहा है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि बिहार के अंदर मेन चैलेंजेस क्या है, क्या चुनौतियाँ अभी के टाइम पे बिहार फेस कर रहा है एज अ स्टेट। सबसे पहला देखें तो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है ना, ये बिहार की ही नहीं प्रॉब्लम है, ज़्यादातर हमारी कंट्री के अंदर जो बहुत सारे स्टेट्स हैं नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न सेक्टर में, पार्ट में, वो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। यानी इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है यहाँ पे या तो जॉब्स वगैरह अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर लोग का वेतन है ना, वेतन या सैलरी वगैरह बहुत अच्छी नहीं है, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोग जॉब कर सकें, ठीक है, तो उनको माइग्रेट करके जाना भी पड़ता है, ठीक है। बिहार के अंदर भी एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती ही है। तो क्या है ये अंडर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो सबसे पहली बात तो इंडस्ट्री वहाँ जाती ही नहीं है, वहाँ पे ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे इंडस्ट्री जाएंगी नहीं तो इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही कम होती है। एंड साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स है ना, रोड्स वगैरह हो गए, ब्रिज हो गए, ठीक है, कंपनीज़ हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, तो जो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसको कम कर देती है। क्योंकि पता होगा आपको, जब भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी इन्वेस्टर अगर एक पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करता है, शॉर्टलिस्ट करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे सबसे मेन कंपोनेंट आ जाता है। तो चूंकि वहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है बिहार के अंदर, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को भी क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और साथ ही साथ क्वालिटी जॉब क्रिएशन भी नहीं होती है वहाँ पे, उस चीज़ को भी ये लिमिट कर देता है। अब जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, अच्छी अच्छी कंपनीज वहाँ पे जाएंगी नहीं, तो ये अच्छी अच्छी जॉब्स भी क्रिएट नहीं होंगे, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो एक बार कह भी सकते हैं, बट सर्विसेज सेक्टर जो कि बहुत ही अच्छे सैलरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो जाते नहीं वहाँ पर, जिससे जो
अच्छी लेवल की जो क्वालिटी की जॉब्स होती हैं वहाँ पे वो बिल्ड नहीं होती है, क्रिएट नहीं होती हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है बिहार के अंदर, गवर्नेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर इशू। गवर्नेंस की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन है ना, कि जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उसको अच्छे तरीके से कंप्लाई भी नहीं किया जाता, उसको फॉलो भी नहीं किया जाता। करप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, करप्शन जानते हो आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज क्या होते हैं, तो किसी भी काम को करने के लिए जो सरकारी ऑफिस दफ्तरों के जो चक्कर लगाने पड़ते हैं उनकी वजह से जो देरी आती है। एंड साथ ही साथ जो अनस्टेबल गवर्नेंस है, अनस्टेबल गवर्नेंस का मतलब आपने नोटिस किया होगा कि पिछले कई दशकों में है ना काफ़ी उलटफेर रहा है बिहार के अंदर, है ना, हाँ देखा होगा आप लोगों ने, पार्टी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा रही है, तो ये भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, अनस्टेबल गवर्नेंस। तो इन सारी चीज़ों ने ये डिसरप्ट कर देते हैं, यानी ख़राब कर देते हैं किस चीज़ को, इफेक्टिव पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को। यानी कोई भी पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट करना है प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इफेक्टिव वो तरीके से नहीं हो पाती है, ठीक। क्योंकि अगर एक स्टेबल सरकार नहीं रहती है कहीं पे भी, मान लीजिए 5 साल के लिए आपने चुना है, अगर वो 5 साल काम नहीं करती है तो फिर क्या होता है, इलेक्शंस में भी है ना इन सारी चीज़ों में ही उलझ करके रह जाती है सरकार, और जो उसका पर्पज़ है दैट इज़ कि सोशल वेलफेयर करना है ना, सामाजिक कल्याण करना, तो वो उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाती। तो कहीं ना कहीं ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है और ये लगभग हर जगह की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। बिहार के बारे में थोड़ा सा हम देख रहे हैं तो थोड़ा ही ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। एजुकेशन और स्किल गैप, ये तो पूरी इंडिया की ही प्रॉब्लम है ये भी, पर वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। पुअर लर्निंग आउटकम्स है ना, वहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनसे जो रिजल्ट निकल करके आता है ना, वो पढ़ करके क्या करते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं, रोक देते हैं, फिर जॉब में लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम है कि वहाँ की फैमिलीज़ के पास उतना सोर्स ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को आगे तक पढ़ा पाएँ। तो पुअर लर्निंग का आउटकम भी, ज़्यादा पढ़ के सीख नहीं पाते हैं चीज़ों को, जिससे क्या कर वो क्वालिटी जॉब भी नहीं पा सकते हैं, कई बाहर भी जानते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी जॉब्स को नहीं पकड़ पाते हैं। हालांकि बिहार, पता होगा आपको कि बिहार इज़ द स्टेट जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन नंबर काफ़ी कम है। एंड एनी एडिकेट स्किल ट्रेनिंग है ना, वहाँ पे अच्छे तरीके से बेसिक एजुकेशन ही नहीं है, तो स्किल वगैरह की तो बात हम छोड़ ही दें, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इन सारी वजहों से ये क्या कर रिमले लिमिट लगाता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूथ के एम्प्लॉयबिलिटी को, एम्प्लॉय होने की एबिलिटी को, और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को भी, है ना। अब जाहिर सी बात है जब इंसान काम नहीं करेगा तो प्रोडक्टिविटी जो उसका एक है ना, जो प्रोडक्टिव होने का जो नेचर है वो कहाँ से ट्रू निकल करके सामने आएगा, तो ये भी प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर एंड सोशल चैलेंजेस क्या है वहाँ पे, तो वीक मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड परसिस्टेंट इशू लाइज माल न्यूट्रिशन। ये प्रॉब्लम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, की जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उसमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट देखने को मिलता है, या फिर जो भी वनरेबल कम्युनिटी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाता, दैट इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, पुअर है वहाँ पे। एंड मटर्नल मोर्टालिटी है ना, और जाहिर सी बात है अगर जो भी फीमेल है ना, जो भी फीमेल कंसीव करती है अगर बच्चे को, तो प्रॉपर तरीके से अगर हेल्थ का ध्यान नहीं रखती है तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ये मैटरनल मोर्टालिटी यानी मदर की जो डेथ होती है ना जन्म के टाइम पे, वो भी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे देखने को मिलता है। जिससे क्या होता है, सोशल प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा धीमी पड़ जाती है, क्योंकि महिलाएं भी आपका हिस्सा होती हैं किसी भी इकॉनमी को मतलब आगे ले जाने के लिए। मास माइग्रेशन, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि वन ऑफ द हाईलाइटेड प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें अगर बिहार की सबसे मेन प्रॉब्लम, तो कहीं ना कहीं आप इस आर्टिकल में नोटिस करो कि ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करी गई है। लैक ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट फोर्सेस, कमी जो होती है किस चीज़ की, मतलब वहाँ पे नौकरी ही नहीं है, तो इसकी कमी की वजह से क्या होता है, लार्ज स्केल में माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन क्या होता है, जब काम वगैरह के पर्पज़ से यानी एजुकेशन के पर्पज़ से, अभी अच्छी लाइवलीहुड के लिए या फिर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए जब लोग एक दूसरे को जगह को छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ये क्या करते हैं, अलग स्टेट्स में जाते हैं इन सब चीज़ों की वजह से, लीडिंग टू लेबर शॉर्टेज। जिससे क्या होता है, वहाँ पर भी लेबर का शॉर्टेज जो देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ घर पर भी क्या हमें सोशल यानी एट होम यानी अंदर भी एक सोशल स्ट्रेन देखने को मिलता है, कि फैमिली में एक ही मेंबर था तो वो काम करने के लिए बाहर चला गया, तो अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है जहाँ पे उस इंसान की ज़रूरत पड़ती है तो वो आ नहीं पाता है। एंड कई बार उस वजह से कई बार फैमिली को काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जहाँ पे किसी इंसान की डेथ वगैरह तक भी हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम हमें बिहार के अंदर देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं। अब देखते हैं नई सरकार चुनी गई है तो वो किस तरीके से इस ठीक चीज़ को हैंडल करते हैं। अभी आर्टिकल में पढ़ेंगे हम कि क्या चीज़ें वो कर सकते हैं। पहला वोकैबुलरी पार्ट को सारा देख लेते हैं। पहला वर्ड बहुत ही अच्छा है, एक्यूमन। एक्यूमन का मतलब क्या होता है, मेंटल शार्पनेस, है ना। किसी भी इंसान की अगर मेंटली वो बहुत ज़्यादा शार्प है, दैट इज़ कॉल्ड एक्यूमन। एक्यूट वर्ड ना, मेंटल शार्पनेस दैट इज़ कॉल्ड एक्यूमन। शार्पनेस ऑफ जजमेंट और स्किल, यानी स्किल या फिर जजमेंट की शार्पनेस, तेजी, है ना। किसी भी
चीज़ को बहुत तेज़ी से समझते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अक्यूमेंट। श्यूडनेस या एस्ट्यूटनेस भी आप इसको कह सकते हैं। एस्ट्यूट हमने वर्ड किया था अभी कुछ दिन पहले। ऑगमेंट, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज और ऐड टू, यानी बढ़ा देना या फिर जोड़ देना, दैट इज़ कॉल्ड ऑगमेंट। जोड़ करके बढ़ाई जाता है चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड ऑगमेंट। इन्हांस, इनलार्ज या इंटेंसिफाई करना। स्टेव ऑफ, बहुत अच्छा ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्टेव ऑफ का मतलब क्या होता है? टू प्रिवेंट और डिले समथिंग बैड, यानी किसी भी बुरी चीज़ को या तो प्रिवेंट कर देना या फिर डिले कर देना, उसको रोक देना अभी कुछ टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टेव ऑफ। अवॉइड, फेंड ऑफ या वार्ड ऑफ, है ना, ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अवॉइड भी याद रखिएगा। प्रिवेंट, अवॉइड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रिवेंट करना, ठीक है। पेन टेकिंग क्या होता है? तो कोई भी ऐसी चीज़, है ना, कोई भी ऐसा काम जो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ा हो या बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ी हो, दैट इज़ कॉल्ड, देखिए दो वर्ड से बनाइए, पेन और स्टेक। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द, पता ही होगा। अब स्टेक का मतलब दाव, है ना। तो अगर आपने अपने पेन को दाव पे लगाकर कोई चीज़ करी है, दैट मीन्स कि आपने उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास और बहुत ज़्यादा सावधानी बरती है, दैट इज़ कॉल्ड पेन स्टेकिंग। मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब डिटेल्ड, है ना, बहुत ध्यान से जब चीज़ों को करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटिकुलस। डिलीजेंट पता होगा आपको, हार्डवर्क। और थॉरो भी क्या होता है? डिटेल्ड ही होता है, ठीक। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप क्या होता है? पक्षपात, है ना, दैट इज कॉल्ड पार्टीशनशिप। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बायस, और ज़्यादातर ये पॉलिटिकल स्फेयर में यूज़ होने वाला वर्ड है। तो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बायस, यानी अगर किसी इंसान की किसी पार्टी को लेकर के पक्ष, मतलब वो पक्ष को फेवर करता है, फेवरेटिज्म करता है, दैट इज कॉल्ड पार्टीशनशिप। फेवरेटिज्म, देखिए वर्ड आ ही गया, प्रेजुडिस या बायस, है ना, पक्षपात, दैट इज कॉल्ड पार्टीशनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। पिवट, पिवट एक और इसी से बनता है पिवटल। पिवटल का मतलब क्या होता है? तो किसी चीज़ का सेंट्रल पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, सेंट्रल पॉइंट, पिवटल वर्ड याद रखिएगा। और इसी से ये वर्ब है यहाँ पे पिवट। पिवट का मतलब क्या होता है? टू टर्न और शिफ्ट डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन को क्या कर देना है? तो चेंज कर देना या शिफ्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड बदल देना, दैट इज पिवट। बैलेंस बना करके रखना, दैट इज पिवट। शिफ्ट, रीडायरेक्ट या रीओरिएंट भी आप इसको कह सकते हैं। कैपिटलाइज ऑन, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटलाइज ऑन का मतलब क्या होता है? टू मेक फुल एडवांटेज ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का पूरी तरीके से फायदा लेना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव सेंस में कैपिटलाइज ऑन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैपिटलाइज ऑन। एक्सप्लॉइट या लेवरेज, लेवरेज वर्ड भी आया आर्टिकल में, ये यूज़ करना, दैट इज़ द सेम, है ना, किसी भी चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाना, दैट इज़ कैपिटलाइज ऑन। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे। इसलिए हम अपने आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड आर्टिकल को करने से पहले कुछ चीज़, एक समरी टाइप का बता दूं। तो आज के आर्टिकल में क्या है तो पता होगा आपको, अभी हमने डिस्कस भी किया, कई सारे आर्टिकल देखे हमने कि बिहार के इलेक्शंस को हमने कई तरीके से पढ़ा कि वहाँ पे सबसे पहला तो जो अपोजिशन है उसके द्वारा किस तरीके से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मतलब इलेक्शन को लेकर के जो इंटीग्रिटी है, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, उसको किस तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश करी गई अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन, तो उसको हाईलाइट किया उन्होंने। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से जो बिहार के इलेक्शंस हैं वहाँ पे इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी वहाँ पे जो महिलाओं का वोटर टर्नआउट था वो भी काफ़ी ज़्यादा वेलकमिंग था, तो उस चीज़ को भी पढ़ा। फिर हमने विनिंग को भी क्या किया था, हमने डिस्कस किया था। पर अब चूँकि वहाँ के जो चीफ नीतीश कुमार जी हैं उन्होंने अब सीएम के तौर पे अब शपथ ग्रहण कर लिया है, तो उनके बाद अब जो भी पॉलिटिक्स हुआ दैट इज़ डन, ठीक है। अब जो चैलेंज उनके सामने है कि किस तरीके से बिहार को अब एक नया मोड़ दिया जाए ताकि वो इकोनॉमिक हब बन करके निकले, है ना, कि ताकि वहाँ के लोगों को बाहर जा करके काम ना करना पड़े। देखिए कोई भी अगर प्लेस है, अगर उसको इकोनॉमिक हब बना रहे हो, दैट मीन्स कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ के लोगों के पास अच्छी जॉब्स हैं, क्वालिटी जॉब्स हैं, एजुकेशन है और बहुत सारी चीज़ें वो आपके इकोनॉमी से जुड़ी हुई होती हैं। तो उनके सामने क्या चैलेंज है उस चीज़ को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और किस तरीके से वो उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे, चैलेंजेस को ठीक करते हुए। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। आर्टिकल का टाइटल क्या है? न्यू रेकॉनिंग। देखिए रेकॉन वर्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करना या इवैल्यूएट करना, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इवैल्यूएट। तो न्यू रेकॉनिंग यानी नई इवैल्यूएशन, यानी जो भी किया गया अभी तक, है ना, जो भी पॉलिटिक्स की गई इस इलेक्शन में अच्छे तरीके से अपने परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, दैट इज़ ओके, बट नाउ यू हैव टू शिफ्ट द इवैल्यूएशन। अब आपको दूसरे चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए और फ्रेश कैलकुलेशन इवैल्यूएशन करना चाहिए अब आपको। हाँ, कि जो भी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करिए और उसके हिसाब से आप आकलन करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो इसका मतलब ये हो गया। आगे देखते हैं नीतीश कुमार 10th टर्म। नीतीश कुमार का जो ये 10वां टर्म है ना, टर्म का पता होगा आपको मतलब क्या होता है। तो नीतीश कुमार का जो 10वां टर्म है मस्ट डिलीवर, तो उसको प्रोवाइड करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए किस चीज़ को, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे चेंज को, शिफ्ट को जो कि इकोनॉमिक हो, यानी फाइनेंशियल हो, पैसे से जुड़ा हुआ हो, आर्थिक हो, फॉर बिहार। और ये किसके लिए होना चाहिए? फॉर बिहार, बिहार के लिए होना चाहिए। तो अब नीतीश कुमार को थोड़ा इकोनॉमिक
ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि अपने लोगों को वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके ताकि जिससे पहली बात तो वो बाहर ना जाए बड़ी संख्या में। बाहर जाना कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, ठीक है, बट उतने नंबर में ना जाए जितने अभी के टाइम पे जा रहे हैं। और साथ ही साथ स्टेट को ऐसा बनाएं कि वो एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में निकल करके सामने आए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी तभी तो जॉब क्रिएशन होगी, तो वहाँ पे लोग रुकेंगे। और साथ ही और भी चैलेंजेस हैं तो हम देखेंगे उस चीज़ को। विथ हिज स्वेरिंग इन, यानी उनके किनके, अभी नीतीश कुमार के बारे में आगे बात करेंगे, उनके स्वेरिंग करने शपथ ग्रहण करने के साथ ही, और ये शपथ ग्रहण किस तौर पे किया उन्होंने, एज लगा के बता रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ऑफ द एनडीए लेड गवर्नमेंट, यानी चीफ मिनिस्टर के तौर पे, जो कि किसके चीफ मिनिस्टर हैं, ये एनडीए के द्वारा लीड किया जाने वाली गवर्नमेंट सरकार के तौर पे है इन बिहार, यानी बिहार के अंदर। यानी इसके बाद नीतीश कुमार हैज़ बिगन, नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया, बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगिन, शुरू कर दिया उन्होंने हिज 10th, अपने 10वें टर्म को, यानी 10वें टेन्योर को क्यूमुलेटिवली का मतलब क्या होता है, इकट्ठे तौर पे या कई टाइम पीरियड के साथ में, एट द हेल्म, कहाँ पे, तो उस हेल्म पे जो कि है स्टेट का, यानी अब वो स्टेट के इंचार्ज, एट द हेल्म ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी का इंचार्ज होना, यानी अब स्टेट के इंचार्ज के तौर पे उन्होंने 10वें टर्म को शुरू कर दिया है। क्यूमुलेटिवली का मतलब क्या हुआ कि अगर जो कुल मिला करके देखें तो अभी के टाइम पे उनका ये 10वां टर्म है ना। अभी वो ऐसे तो जनरली फिर 45 ईयर्स हो जाने चाहिए अगर वो पाँच साल का टेन्योर पूरा करते हैं, बट कई सारी बार ऐसा देखा गया है कि उनका टर्म 1 साल 2 साल के लिए चला है, तो अभी 10वें टर्म के लिए चुने जा चुके हैं वहाँ पे। दिस रिमार्केबल पॉलिटिकल लॉन्जेविटी, यानी ये जो काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल वर्ड आप लोग नोट करिए, इसका मतलब होता है एक्सेप्शनल, है ना, यूनिक। तो ये जो उनकी ये जो यूनिक पॉलिटिकल लॉन्जेविटी है, लॉन्जेविटी क्या होती है, तो लंबे टाइम से चलते आने की एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड लॉन्जेविटी। तो ये जो एबिलिटी है रिफ्लेक्ट, वो दिखाती है नॉट जस्ट हिज पर्सनल अक्यूमन, ना केवल किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, ना केवल उनके व्यक्तिगत पर्सनल जो अक्यूमन है, शार्पनेस, मेंटल शार्पनेस पॉलिटिक्स के अंदर, तो ना केवल इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है, बट ऑल्सो बल्कि इस चीज़ को भी दिखाती है, किस चीज़ को दिखाती है, द जेडीयूज इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड है ना, उनकी जो ये इलेक्टोरल यानी इलेक्शन के अंदर जो परफॉर्मेंस है, तो इस चीज़ को भी ये रिफ्लेक्ट करती है, इसका इमेज क्रिएट करती है। विच सॉ, तो ये वही पार्टी है जिसने देखा किस चीज़ को, द पार्टी, यानी पार्टी को डबल करते हुए इट्स प्रीवियस टैली, इसका जो पुराना वाला टैली था, जो आंकड़ा था, और ये कहाँ पे ले गया इसको, 85 सीट्स तक ले गया, यानी पिछली बार इनको कम सीट्स मिली थी, इस बार वो डबल हो चुकी है, 85 सीट्स तक पहुँच चुके हैं। हिज सक्सेस ओज, इनकी जो ये सफलता है वो ओ करती है, यानी देनदार बनती है मच ऑफ टू द सोशल कोएलिशन, यानी ये इसकी वजह से ज़्यादा है, सोशल कोएलिशन यानी सामाजिक जो कोएलिशन था, उनका गठबंधन था, तो इसके कर्जदार बनते हैं, उनकी जो सक्सेस है ये, है ना, देनदार बनती है। ही हैज़ पेन्स टेकिंग, जिस चीज़ को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के साथ में, ध्यान के साथ में बिल्ड किया, बनाया ओवर द ईयर्स, कई सालों से, है ना, सोशल कोएलिशन उन्होंने कई सालों से बनाया, इस चीज़ को बता रहे हैं। तो जेडीयू सपोर्ट बेस, यानी जेडीयू का जो ये सपोर्ट बेस है, आधार है जो सपोर्ट का, अमंग द ईबीसीज, किनके बीच में, तो ईबीसीज दैट इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, इनके बीच में, और साथ ही साथ दलित के बीच में, यानी इनके बीच में, ऑगमेंटेड बाय, जिसको बढ़ा दिया गया, ऑगमेंट हमने वर्ड देखा, ऑगमेंट बढ़ा दिया गया किसके द्वारा, सब्सटैंशियल बैकिंग के द्वारा। सब्सटैंशियल का मतलब क्या होता है, कंसिडरेबल, यानी साइज में बहुत बड़े, बैकिंग के द्वारा, यानी सपोर्ट के द्वारा। बैकिंग क्या होता है, सपोर्ट। सब्सटैंशियल का मतलब याद रखिए कि कोई भी चीज़ जो साइज में बड़ी हो या अमाउंट में बड़ी हो, दैट इज कॉल्ड सब्सटैंशियल, और बैकिंग का मतलब सपोर्ट। तो जिसको बढ़ा दिया गया, आर्गुमेंट कर दिया गया सब्सटैंशियल बैकिंग के द्वारा, और ये बैकिंग कहाँ से आई, सपोर्ट वुमेन से आई, और ये पूरे अक्रॉस दी सेक्शन, यानी इन्हीं सेक्शन से आई, यानी इन्हीं सेक्शन से महिलाओं ने इनको ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा इनका बेस है ना, सपोर्ट बेस है। हैज़ प्रोवाइडेड अक्रीशन टू, तो इस चीज़ ने क्या किया है, इस बेस ने प्रोवाइड किया है, दिया है अक्रीशन को, यानी बढ़त को या इंक्रीमेंट को, और ये इनके सपोर्ट को, तो सपोर्ट बेसिस को ऑफ द बीजेपी, यानी बीजेपी की भी, और साथ ही साथ एंड अदर इंडिया अलाइज, और इंडिया के जो अलग अलाइज हैं, जो मित्र हैं, उनको भी, पार्टनर्स हैं, उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला हुआ है। दिस मल्टी कास्ट, इस तरीके का जो ये मल्टी कास्ट, बहुत सारे कास्ट को, है ना, शामिल करना, और साथ ही साथ मल्टी क्लास कोएलिशन, यानी और ऐसा कोएलिशन, ऐसा गठबंधन जहाँ पे मल्टी क्लास को ध्यान में रखा गया है। तो इस चीज़ ने क्या किया, दिया, दोनों चीज़ों ने दिया, क्या चीज़ दिया, दिस अलायंस, यानी इस अलायंस को, इस पार्टनरशिप को, अ डिसाइसिव सोशल एज, यानी इसको एक निर्णायक सोशल एज दिया, यानी बढ़त दी, सोशल एज सामाजिक बढ़त दी इस सोसाइटी के अंदर। ऐसे निकल करके आए कि वो चीज़ इनको जीत में तब्दील हो गई, और ये किसके ऊपर मिला इनको, अपोजिशन के ऊपर मिला, अपोजिशन का मतलब विपक्ष
के ऊपर मिला, जो कि विपक्ष कौन है, महागठबंधन, यानी इनके ऊपर इनको डिसाइसिव ये सोशल एज मिला। हेल्पिंग इट, हेल्प करते हुए, मदद करते हुए, इट यानी इस पार्टी को, कोalition को, स्टेव ऑफ, ताकि वो प्रिवेंट कर सके, दूर रख सके एंटी इनकम्बेंसी को। एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है, तो अगर लोगों के बीच में ऐसा सेंटिमेंट जो कि रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ हो, दैट इज कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी। देखिए इनकम्बेंसी वर्ड का मतलब होता है सत्ता में जो लोग होते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट को हम इनकम्बेंसी कहते हैं, बट अगर उसके आगे एंटी लग जाए तो दैट मीन्स ऐसे सेंटिमेंट जो सरकार को हटाने के बारे में बात करते हैं, तो उस चीज़ को भी उन्होंने दूर रखा, है ना। कि मान लीजिए कई बार से ये मतलब बने हुए हैं वहाँ पे, तो एक बार होता है ना कि अब ये काफ़ी टाइम से हैं, तो है ना, तो इनको हटाने होता है ना कई बार कि अगर काफ़ी टाइम से एक पोस्ट पे कोई इंसान है तो उसको फिर उसके लिए अलग सेंटीमेंट निकल करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। दैट वोटर्स हैव प्रायोरिटाइज, ये बात की, दैट को याद रखिएगा। दैट के बाद जब भी आपको क्लॉज दिखे तो दैट का मतलब होता है ये बात की। कौन सी बात, जो वोटर्स हैं, वहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने प्रायोरिटाइज किया है, प्राथमिकता दी है किस चीज़ को, वेलफेयर की डिलीवरीज को, यानी वेलफेयर से देने वाली जो डिलीवरीज आई थी उनको प्राथमिकता दी है, यानी कल्याणकारी जो डिलीवरीज दी गई सरकार के द्वारा उसको प्राथमिकता दी है ओवर मिस्टर कुमार्स सीरियल अलाइनमेंट। और ये किसके ऊपर मिला इनको, इसके कंपैरिजन में मिला है जो मिस्टर कुमार की सीरियल अलाइनमेंट है। सीरियल अलाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल गेन के लिए बार बार उन्होंने, है ना, पॉलिटिकल एज के लिए जो बार बार उन्होंने पार्टीज, अलग अलग पार्टीज़ के साथ में कोलिशन करा, है ना, ताकि वो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ कर सके, तो इसके ऊपर इनको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिला है ना। प्रायोरिटाइज़ किया वेलफेयर डिलीवरीज़ को, मतलब इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखा लोगों ने कि हाँ ये बार बार मतलब पार्टी चेंज कर रहे हैं और गठबंधन बना रहे हैं बजाय किस चीज़ को। तो ये जो बात है स्पीक्स टू, वो दिखाता है, स्पीक टू का मतलब याद रखिए दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है किस चीज़ को, एफिकेसी को यानी इफेक्टिवनेस को। और इफेक्टिवनेस किसकी है, टारगेटेड बेनिफिट्स की, यानी जो टारगेट करके बेनिफिट दिए जाते हैं इनकी है। इन इंसुलेटिंग इनकम्बेंट्स, ताकि इंसुलेट करने में, प्रोटेक्ट करने में किस चीज़ को, इनकम्बेंट्स को, यानी इनको बचाने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा काम किया है इस पर्टिकुलरली वेलफेयर डिलीवरीज ने। येट फिर भी इलेक्टोरल सक्सेस कैन नॉट, यानी इलेक्शन में जो सक्सेस सफलता मिलती है, कैन नॉट ऑब्सक्योर, देखिए यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा, ऑब्सक्योर एडजेक्टिव होता है ये, और साथ ही साथ यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव फॉर्म में इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अनक्लियर हो, धुंधली हो, दैट इज ऑब्सक्योर। बट वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है धुंधला बना देना, किसी चीज़ को अनक्लियर कर देना, दैट इज कॉल्ड ऑब्सक्योर। तो इनकी जो इलेक्टोरल सक्सेस है फिर भी ये धुंधला नहीं बना सकती है, अनक्लियर नहीं कर सकती है किस चीज़ को, उस हार्ड रियलिटी को, हार्श ट्रुथ को, दैट कन्फ्रंट्स, जो कि सामना करती है द सेप्टुएजेरेनियन लीडर, यानी जो कि कन्फ्रंट करती है, सामना करती है इस लीडर का। और ये कौन लीडर है, तो ये वर्ड याद रखिएगा, सेप्टुएजेरेनियन, इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा इंसान जो अपने 70s के एज में हो, दैट इज दिस वर्ड, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे नीतीश कुमार की बात कर रहा है। बिहार रिमेन्स एट द ऑब्सोल्यूट बॉटम, बिहार बना हुआ है कहाँ पे, उस टोटल कंप्लीट बॉटम पे, यानी नीचे बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ऑन वर्चुअली। और ये कहाँ पे बॉटम बना हुआ है, जो आंशिक तौर पे वर्चुअली अगर हम बात करें, हर एक एवरी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, है ना, हर एक जो इंडिकेटर है, दर्शक जो इंडिकेट करने वाले जो सोशियो इकोनॉमिक क्या होते हैं, तो सोसाइटी और इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर हैं, तो उनके ऊपर कंप्लीटली बॉटम पे बना हुआ है बिहार, है ना। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये पहली प्रॉब्लम बता रहा है यहाँ पे, है ना। इट कॉन्टिन्यूज टू बी द, और ये जारी रहता है, टू बी होना, कहाँ पे होना, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ, यानी सबसे बड़ा सोर्स किसका, आउट माइग्रेशन का, यानी ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलता है। और कॉन्सिक्वेंस ये क्या है, ये आउट माइग्रेशन क्या है, एक ऐसा परिणाम है, दुष्परिणाम है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो कि है इन एडिकेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का, अपर्याप्त रोजगार की अवसरों का। तो इसकी वजह से ये हमें आउट माइग्रेशन भी देखने को मिलता है। इट्स इकोनॉमी रिमेन्स, इसकी जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है वो भी बनी हुई है, कहाँ पे फंसी हुई है, कहाँ पे फंसी हुई है, इन अ विशियस साइकिल, एक निगेटिव साइकिल में। विशियस साइकिल क्या होता है, तो निगेटिव साइकिल, जहाँ कुचक्र इसको कहते हैं, जहाँ पे एक गलत चीज़ होने के पीछे वही पीछे मतलब एक गलत चीज़ को होने की वजह से अगली गलत चीज़ होती है, और फिर वो गलत चीज़ पहले वाली गलत चीज़ को और भी ज़्यादा खराब बना देती है। तो दैट इज़ कॉल्ड विशियस साइकिल। अब ये कौन सी है साइकिल, ये साइकिल कैसी है, तो देखिए चीज़ें बात बता रहा है। एग्रीकल्चर हैम्पर्ड बाई, एग्रीकल्चर जो कि चोट खाया हुआ है, जो कि ऑब्स्ट्रक्ट होता है या इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, किसके द्वारा, फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स के द्वारा। लैंड होल्डिंग्स क्या होती हैं, तो लैंड होल्डिंग जानते हो आप लोग कि ज़मीन का जो है ना, मतलब किसके हाथ में कितनी ज़मीन है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है, यानी पीसेस में बटी हुई है, तो इसके द्वारा, एंड साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेटेड ओनरशिप के द्वारा, वहाँ पे जो मालिकाना है ज़मीन को लेकर के जो मालिकाना है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कुछ ही लोगों के हाथों में है। एंड अ सर्विसेज सेक्टर, और एक जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर
लार्जली कन्फाइंड, जो कि कहाँ मोटे तौर पे सीमित है, कहाँ तक, टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तक, यानी सरकार के में जो एम्प्लॉयमेंट होती है वहीं तक, ये सर्विसेज भी यहीं तक लिमिटेड है। तो ये सारी लिमिटेड है, ये सारी प्रॉब्लम, ये विशियस साइकिल एक तरीके से। द नियर एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, यानी ये जो ना के बराबर जो एब्सेंस है ना, लगभग जो एब्सेंस है, ना मौजूदगी है किस चीज़ की, एक ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री की, यानी अच्छे तरीके से सुसज्जित इंडस्ट्री की, एंड और किस चीज़ की, एंड स्टेट्स इनेबिलिटी, और स्टेट की जो अक्षमता है, अक्षमता किस चीज़ की है, अट्रैक्ट करने की है, खींच लेने की है इन्वेस्टमेंट को, रिप्रेजेंट, तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं वो दिखाती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं, प्रतिनिधित्व करती हैं। और गवर्नमेंट और गवर्नेंस फेल्योर की, यानी कैसे असफलता की जो गवर्नेंस के अंदर है ना, गवर्नमेंट की फेल्योर को शोकेस करती है। दैट ट्रांसेंड्स, वही फेल्योर जो कि पार निकल जाता है, ये वर्ड याद रखिएगा, टू गो बियॉन्ड, यानी पार निकल जाना, किसी चीज़ लिमिट को क्रॉस कर जाना, तो ये पार निकल जाती है पॉलिटिकल पार्टी से, यानी पॉलिटिकल पार्टीशनशिप से, यानी यहाँ इससे दूर निकल जाती है, इस पॉलिटिकल बायसनेस से दूर निकल जाती है। ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी सालों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, हैव प्रायोरिटाइज ने क्या दी है, प्राथमिकता दी है रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन को, यानी रोड को भी और साथ ही साथ ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को, यानी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है वहाँ पे। वाइल एजुकेशन एंड हेल्थ, जबकि जो शिक्षा है और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य है, हैव लैंग्विज्ड, वो डिक्लाइन हुए हैं। लैंग्वेज वर्ड याद रखिएगा, किसी चीज़ का डिक्लाइन होना, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज, ठीक है, डिक्लाइन। द अपोजिशंस इनेबिलिटी, अब थोड़ा सा अलग बात करेगा, जो अपोजिशन की इनेबिलिटी, अक्षमता है, टू कैपिटलाइज ऑन, ताकि वो फ़ायदा ले सकें किस चीज़ का, दीज डिफिशियंसीज का, इन सारी कमियों का, ये कमियाँ जितनी भी बताई है इनके बारे में बात कर रहा है, तो जो इनकी एबिलिटी रही है, ये लोग मतलब उस चीज़ का फ़ायदा नहीं ले पाए हैं। इस टेलिंग, ये काफ़ी ज़्यादा ओबियस है, टेलिंग है ना, ये इनेबिलिटी इनकी जाहिर तौर पे दिखती है, किस तरीके से अभी देखते हैं। द आरजेडी लिमिटेड, यानी आरजेडी कौन है, तो राष्ट्रीय जनता दल की जो लिमिटेड सोशल कोalition है, यानी इनकी जो कुछ ही इनके अंदर, मतलब यहाँ इनके जो सोसाइटी के अंदर कोalition वो काफ़ी लिमिटेड है, सीमित है। तो ये जो चीज़ है, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, यानी कांग्रेस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वीकनेस है, जो कमियां हैं, एंड साथ ही साथ द लेफ्ट कन्फाइनमेंट, और लेफ्ट की जो कन्फाइनमेंट है, सीमाएं हैं, टू, और ये सीमा कहाँ तक है, उन छोटे छोटे टुकड़ों तक है, जो कि है सपोर्ट का, इनको भी काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में सपोर्ट मिलता है। तो इन तीनों चीज़ों ने क्या किया है, हाफ फेल्ड, उन्होंने असफल कर बना दिया है, टू कन्वर्ट करने को, जो कि है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का, यानी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है उस चीज़ का, उसको फेल कर दिया है कि इसको आप पॉलिटिकल मोमेंटम में लेकर के आ सको, यानी उसको आप पॉलिटिकल स्फेयर में लेकर के आ सको, जब आप चीज़ प्रचार कर रहे हो तो उस स्फेयर में लेकर के आ सको, तो इस चीज़ को फेल कर दिया है। वेलफेयर डोल्स, वेलफेयर है नहीं, कल्याणकारी जो डोल्स हैं, यानी जो सब्सिडीज़ वगैरह या फ्रीवीज जो दी जाती हैं, हैव एविडेंटली शील्डेड, जाहिर तौर पे, एविडेंटली का मतलब क्या होता है, जाहिर तौर पे उसने बचाया हुआ है, प्रोटेक्ट किया है द गवर्नमेंट को, साथ ही साथ सरकार को इस चीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है। हाउएवर, हालांकि द अपोजिशन इन एडिकेसी, यानी जो अपोजिशन की जो इन एडिकेसी है ना, विपक्ष की जो इनएडिकेसी है, इनकम्पिटेंसी है, डज नॉट इनवैलिडेट, वो गलत नहीं ठहरा पाती है उन क्रिटिक का, उन आलोचनाओं का, जो कि है गवर्नमेंट के इकोनॉमिक रिकॉर्ड का, यानी गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक रिकॉर्ड है। तो अपोजिशन भले ही असक्षम है ना उस चीज़ को बताने में, लेकिन उससे ये छुप नहीं पाती है। अ स्टेट कैन नॉट थ्राइव ऑन, एक राज्य थ्राइव ऑन नहीं कर सकता। थ्राइव ऑन का मतलब क्या होता है, फ्लरिश करना, किसी चीज़ का फूलना या फलना, दैट इज थ्राइव ऑन। तो ये एक स्टेट ग्रो नहीं कर सकता है किस चीज़ के ऊपर, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स के ऊपर, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, या फिर हैंडआउट्स के ऊपर, या बड़े बड़े वायदों के ऊपर, हाँ, ये ग्रो नहीं कर सकता। विद द जेडीयू ऑक्यूपाइंग, यानी जेडीयू के ऑक्यूपाई कर लेने के साथ में ही, जनता दल यूनाइटेड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनके ग्रहण कर लेने के साथ में ही एक पिवटल पोजीशन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन को, स्थिति को, एट द सेंटर, यानी सेंटर के अंदर, देयर इज लिटिल एक्सक्यूज, तो ना के बराबर ही बहाना बच जाता है फॉर द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो नई प्रशासन है उसके लिए, है ना, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टू कंटिन्यू, ताकि वो जारी रख सके ऑन दिस ट्रैजेक्टरी, इसी पाथ पे वो आगे बढ़ सकें। तो अगर वो बहाना करते हैं कोई भी, तो ये अब उनके लिए नहीं है, क्योंकि सेंटर में भी इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना। द गवर्नमेंट मस्ट पिवट, यानी जो सरकार है उसको क्या, ये स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, सरकार को पिवट करना चाहिए, यानी पिवट का मतलब बैलेंस करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, किस चीज़ को, टुवर्ड्स सिक्योरिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को, यानी इस चीज़ के ऊपर उनको फोकस रखना चाहिए कि वो सिक्योर कर सके सस्टेनेबल लाइवलीहुड को, यानी ऐसे लाइवलीहुड को प्रोवाइड किया जा, लाइवलीहुड को प्रोवाइड कर सके जो सस्टेनेबल हो, जो लंबे टाइम तक चले। सस्टेनेबल क्या होता है, जो लंबे टाइम तक चले। कैटलाइजिंग सेक्टर्स सच एज, कैटलाइज करने वाले जो सेक्टर्स हैं, यानी इंकरेजमेंट लाने वाले जो सेक्टर्स हैं, हिस्से हैं, जैसा कि फूड प्रोसेसिंग, यानी फूड को प्रोसेस करने का जो काम है। लेवरेजिंग
बिहार एग्रीकल्चर फर्टिलिटी, फ़ायदा उठाने का जो काम है किस चीज़ के, बिहार के जो कृषि के अंदर जो फर्टिलिटी यानी उसकी जो उपजाऊपना है इस चीज़ में, एंड साथ ही साथ क्रिएट करने का जो काम है, बनाने का जो काम है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट को यानी सक्षम बनाने वाले इन्वायरमेंट को, माहौल को, जो कि किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए आर एसेंशियल। तो ये चीज़ें क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर एम्बिशियस मेजर्स, और भी ज़्यादा जो महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए मेजर्स हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं कौन कौन से, लैंड रिफॉर्म्स, कि लैंड के अंदर रिफॉर्म्स किए जाएँ, दैट ट्रांसफ़र, जो कि ट्रांसफ़र करते हो होल्डिंग्स को किससे, फ्रॉम एब्सेंटी लैंड ओनर से। लैंड ओनर का मतलब एब्सेंटी लैंड ओनर कौन होता है, तो मान लीजिए किसी की ज़मीन है वो और लेकिन उस ज़मीन पे रहता नहीं है, ठीक है, उसने किराए पे दे रखा है या फिर किसी और से वो उस पर खेती वगैरह करा रहा है, उसको यूज़ करा रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफ़र ज़रूरी है इन होल्डिंग्स की, इनसे, और किनको दिया जाना चाहिए, शेयर क्रॉपर्स को दिया जाना चाहिए, जो उस पर मिल करके जो पैदावार करते हैं उनको दिया जाना चाहिए। मे भी पॉलिटिकली डिफिकल्ट हो सकता है कि ये पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से क्या हो, काफ़ी मुश्किल हो, बट रिमेन नेसेसरी, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। मिस्टर कुमार 10th यानी मिस्टर कुमार का जो ये 10वां क्या है, टर्म है, मस्ट बी मेजर्ड, उसको मेजर किया जाना चाहिए, मापतोल किया जाना चाहिए, नॉट बाय इलेक्टोरल अरिथमेटिक, यानी उसको इलेक्शन के गणित से जोड़ करके देखा नहीं जाना चाहिए, बल्कि किस तरीके से देखा जाना चाहिए, तो वेदर की हाँ या ना, वेदर का मतलब क्या होता है, हाँ या ना, इट मार्क्स, यानी इनका जो ये टर्म है वो मार्क करता है या नहीं किस चीज़ को, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, टर्निंग पॉइंट होता है इन बिहार डेवलपमेंट ट्रैजेक्टरी, यानी बिहार के अंदर जो डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी है, जो पाथ है, जो कोर्स है, तो इस चीज़ को इसमें कोई टर्निंग पॉइंट आ रहा है नहीं, इस चीज़ से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। तो यही है आज के आर्टिकल में, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए हम आज के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ताकि हम अपना जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक कर सके कि हाँ हमने इस आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझा या नहीं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टुडे, व्हाट इज़ द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट, मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या है आर्टिकल के अंदर, जो कि नीतीश कुमार के नए टर्म से रिलेटेड है ना, रिलेटेड है नीतीश कुमार के नए टर्म से। ही मस्ट कंटिन्यू प्रायोरिटाइजिंग वेलफेयर बेनिफिट्स, नो, ये से काम नहीं चलेगा, आप इलेक्शन जीत चुके हैं। हिज मेन चैलेंज टू सिक्योर मोर पॉलिटिकल अलायंस, नो, अब ये चैलेंज तो बिल्कुल नहीं है। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज एसेंशियल एंड वेलफेयर पॉलिटिक्स अलोन कैन नॉट सस्टेन बिहार प्रोग्रेस, बिल्कुल। अगर आपने इस आर्टिकल को समझा होगा तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। अगर वेलफेयर की पॉलिटिक्स अगर आप करते हो तो वो बिहार के प्रोग्रेस को सस्टेन नहीं कर सकती, लंबे टाइम तक नहीं ले जा सकती। दैट सी विल बी द करेक्ट आंसर ये, ठीक है। यही होता है, अगर आप आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझ जाएं तो क्वेश्चन का आंसर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट डज द आर्टिकल सजेस्ट, ये आर्टिकल क्या बताता है, किसके बारे में, अपोजिशन के फेल्योर के बारे में, ताकि ये गवर्नमेंट को चैलेंज कर सके। क्या फेल्योर उन्होंने फेस किया, मतलब वो असफल रहे। दे रिलाइड टू हैवली ऑन वेलफेयर स्कीम्स, नो। देयर वोटर बेस वॉज टू लार्ज एंड डाइवर्स, नो। They focused only on industrialization, ignoring agriculture, no. They were unable to present a unified, वो अनेबल थे, सक्षम थे प्रेजेंट करने में एक यूनिफाइड इकोनॉमिक विजन को, बिल्कुल, है ना। वो जो बिहार के अंदर जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी से रिलेटेड, उस चीज़ को वो अपने पॉलिटिकल मोमेंटम में नहीं लेकर के आ पाए, हमने पढ़ा था ना। तो इसी वजह से ये मेन चैलेंज था इनका, जिसको वो मतलब जिसको करने में वो फेल रहे। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हियर, है ना। अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल, अगर हम इस आर्टिकल की कंक्लूजन को देखें तो व्हाट शिफ्ट, कौन सा चेंज डज द गवर्नमेंट ऑफ बिहार नीड, गवर्नमेंट जो अभी के टाइम पे बनी हुई इसको बिहार के अंदर उसको ज़रूरत है लेने की, कौन सा कंक्लूजन इसमें से आप निकाल सकते हैं। वो मूव करे फ्रॉम शॉर्ट टर्म वेलफेयर मेजर से, यानी यहाँ से वो अपने आप को दूर करे, एंड किसके ऊपर फोकस करे, लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड क्रिएशन पे थ्रू प्रोडक्टिव सेक्टर्स। बिल्कुल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यही हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। बाकी सब भी देख सकते हो, लेकिन हमारा आंसर मुझे लग रहा है यही होगा, ठीक है। टू शिफ्ट फ्रॉम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टुवर्ड एक्सपांडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड ऑफिशियल पोजीशन, नो। टू मूव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यहीं पे तो आना है हमें ना, यानी ऐसे इनिशिएटिव लिए जाए जो इन्वेस्टमेंट लेकर के आए, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता कि हमें यहाँ से नहीं हटना, इसी को तो लेके आना है। तो शिफ्ट फ्रॉम डेवलपमेंट सेंटर्ड गवर्नेंस, नो, हमें यही काम करना है। तो ये बहुत इजी था इसको एलिमिनेट करना, क्वेश्चंस को भी आप एलिमिनेशन के थ्रू भी आंसर कर सकते हैं, पर अगर आपने आर्टिकल समझा होगा तो ये काफ़ी आसान हो जाता है सॉल्व करना। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से, अगर हमने आर्टिकल को अच्छे तरीके से समझ लिया तो क्वेश्चन करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप भी अगर इस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो और अपनी इंग्लिश में जो रीडिंग की स्किल है उसको इन्हांस करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ ऐसे ही बने रह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो इस चैनल पे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एडिफाई इंग्लिश हब, यहाँ पे हम आर्टिकल का PDF पहले ही भेज देते हैं, जहाँ पे आप एक बार खुद से पढ़ करके चीज़ों को देख सकते हैं, और साथ में जब आप इस क्लास को देख रहे होगे तो उस टाइम पर आप
अपनी अंडरस्टैंडिंग को इससे मैच करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। दैट कैन बी द बेस्ट थिंग यू कैन डू, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम अपनी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो देते रहते हैं। और साथ ही साथ वोकैबुलरी और इडियम्स का जो एक डिफरेंट मेथड होता है, दैट इज़ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, तो उसके थ्रू आप किस तरीके से चीज़ों को याद रख सकते हैं, उस चीज़ को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।